व्याकुल भरत। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार कहानी सुन रहे हैं वे भी सब्सक्राइब कीजिए। भरत बहुत ही अच्छा आदमी था। अड़ोस पड़ोस के लोगों की सहायता करने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसने कितने ही लोगों की सहायता की, उनके काम आया, किंतु वे लोग उससे तृप्त नहीं थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसी कारण भरत हमेशा व्याकुल रहता था। भरत की पत्नी वाणी अच्छे स्वभाव की थी। उसने कहा, आगे से अपनी ही बात सोचो, अपनी ही जिंदगी गुजारो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। यह बात वह अक्सर कहा करती थी। पत्नी की ये बातें सुन सुनकर भरत ने भी निर्णय कर लिया। शिव भरत के सामने के घर में रहता था। गांव छोड़कर जब वह शहर जाने लगा तो उसने घर को बेचने की जिम्मेदारी भरत को सौंपी। तब भरत ने उससे कहा, मैं जिस किसी की भी सहायता करता हूँ उससे मेरा झगड़ा हो जाता है। तुम तो गांव छोड़कर जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई मनमुटाव हो। मेरी बात मानो और किसी और को यह जिम्मेदारी सौंपो। शिव हंसता हुआ बोला, ठीक है, मैं ताला लगा के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें गलत समझने का सवाल ही नहीं उठता। कोई घर खरीदने के लिए आ जाए तो उसे मेरा पता दे देना, और एक पत्र भी मैं खुद बेचूंगा, किंतु मैं उसी आदमी को यह घर बेचूंगा जो तुमसे पत्र ले आए। कहकर वह शहर चला गया। भरत का साला भीम अपना गांव छोड़कर इस गांव में रहने के लिए आना चाहता था। वह शिव का घर खरीद लेना चाहता था, लेकिन भरत ने भीम को पत्र लिखकर नहीं दिया। उसे डर था कि अपने लोगों की सिफारिश करूं तो शिव उसे गलत समझेगा। अपने बहनोई के स्वभाव से वह अच्छी तरह परिचित था। बहनोई के रवैये पर वह बहुत ही नाराज हुआ। उसने गांव बदलने का इरादा भी छोड़ दिया। एक दिन गोपी नामक एक आदमी भरत के पास आया और कहा, आप जानते ही हैं कि मैं गरीब हूँ। घर खरीदने के लिए मेरे पास पूरी रकम नहीं है। एक ही किश्ते में इतनी बड़ी रकम देने की शक्ति भी नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि जिसे आप पत्र लिखकर देंगे उसी को शिव घर बेचेगा। आप मुझ पर दया कीजिए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। भरत सोचने लगा, गोपी तो किश्तों में घर खरीदना चाहता है, इसलिए भरत ने सोचा कि मैं सिफारिश करूं तो इसकी मदद भी हो जाएगी। इसी उधेड़ू बन में वह पड़ा रहा कि क्या करूं। गोपी यह कहकर चला गया कि फिर आऊंगा। थोड़ी देर बाद गोपी की पत्नी रुक्मिणी आई। वह भरत की पत्नी वाणी से मिली और कहा, मेरे पति को दिल की बीमारी है, घर खरीदने को बहुत ही लालायित है, इसी चिंता में हमेशा खोया रहता है। तुम्हारा पति हमारी मदद करेगा तो हमारा अपना एक घर होगा, सुख की सांस हम ले पाएंगे। मेरे पति के प्राण तुम्हारे पति के हाथों में है। वाणी का हृदय दया से पसीज उठा। उसने अपने पति से आग्रह किया कि वह शिव को पत्र लिखे। भरत ने गोपी को पत्र लिखकर दिया। गोपी 2 दिनों के बाद शहर से लौटकर भरत से मिला और कहा, तुम तो अच्छे आदमी हो, पर तुम्हारा दोस्त पैसों के पीछे पागल है। उसकी जिद है कि पूरी रकम 2 ही किश्तों में चुका दी जाए। उसकी बातों में एकदम कड़वापन था। किराए के घर में ही ना सही, पेड़ के नीचे ही सही, मैं मर जाऊंगा, पर किसी भी हालत में उस घर को नहीं खरीदूंगा। मैंने उससे यह बात कह भी दी। भरत ने फिर से शिव को एक पत्र लिखकर गोपी की परिस्थिति समझाई और जोर दिया कि घर उसे ही दे। गोपी उस पत्र को लेकर शहर गया। फिर क्या हुआ, भरत को उसने बताया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद गांव में सुनने आया कि गोपी ने शिव का घर खरीद लिया। भरत की समझ में नहीं आया कि क्यों गोपी ने इस बात को गुप्त ही रखा। उसके पास क्यों नहीं आया और घर खरीदने की बात उससे क्यों नहीं कही। वह जानने को आतुर था कि आखिर हुआ क्या। पूरा ब्यौरा जानने के लिए उसने गोपी और उसके परिवार को एक दिन अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया।
वे आए और खाना भी खाया, लेकिन घर के बारे में एक भी बात नहीं कही। भरत को मन महसूस कर चुप रह गया। यह सच है कि गोपी ने घर खरीद लिया। अब गृह प्रवेश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही थी। भरत की चिंता तीव्र हो गई। तब उसकी पत्नी वाणी ने कहा, हमसे सहायता पाकर हम ही को वे शत्रु समझ रहे हैं। इस रोग की क्या दवा है हम तो नहीं जानते, पर मेरा भाई भीम जानता है। ज़रूरत पड़ने पर हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमारे तुलवे चाटते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो हमसे बात भी नहीं करते। ऐसे विश्वासघातियों से कैसे पेश आना है, उन्हें कैसी सबक सिखानी है, मेरा भाई बखूबी जानता है। थोड़े दिन के लिए हम उसे अपने घर में रहने देंगे। भरत ने मान लिया। पति पत्नी के बुलावे पर भीम परिवार सहित उनके घर में आकर रहने लगा। घर की जिम्मेदारियां स्वयं संभालने लगा। उसकी निगरानी में सब काम होने लगे। एक दिन गोपी उनके घर आया। भीम ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी। गोपी ने कहा कि कल ही गृह प्रवेश है, भरत को न्योता देने आया हूँ। बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे तुम्हारी बात कह दूंगा, भीम ने कहा। गोपी चला गया। दूसरे दिन भरत के घर के सामने के घर में गृह प्रवेश उत्सव बड़े पैमाने पर हुआ। गांव के बहुत से लोग आए। भरत के घर का कोई भी आदमी वहां नहीं गया। दूसरे दिन गली से गुजरते हुए भीम से किसी आदमी ने पूछा कि भरत गृह प्रवेश के उत्सव पर क्यों नहीं आया। तो भीम ने कहा, गोपी ने मेरे बहनोई को बुलाया नहीं। उधर ही गुजरते हुए गोपी ने भीम की यह बात सुन ली और जोर से चिल्ला पड़ा, झूठ! मैं बुलाने तुम्हारे घर आया तो तुम ही ने तो कहा था कि बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कहा भी था कि बहनोई को मैं बता दूंगा। मैंने कहा ज़रूर कि बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है, किंतु मैंने सोचा कि तुम अंदर आओगे और बहनोई से उनकी हालत पूछोगे। तुमने तो ऐसा नहीं किया, वापस चले गए। इसलिए मुझे लगा कि तुम मेरे बहनोई के श्रेयोभिलाषी नहीं हो, उनकी उपस्थिति आवश्यक समझ नहीं रहे हो। इसी कारण मैंने उनसे बताया नहीं। अपने बहनोई के बदले तुम तो आ सकते थे, गोपी ने पूछा। भीम जोर से हंसता हुआ बोला, तुम तो बहनोई को न्योता देने आए थे, मुझे थोड़े ही बुलाने आए। बिन बुलाए मैं कैसे और क्यों आऊँगा? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? गोपी के पास कोई उत्तर नहीं था। सिर झुकाकर वह चुपचाप वहां से चला गया। घर लौटने के बाद भीम ने भरत को पूरी बात सुनाई। भरत व्याकुल हो बोला, क्यों व्यर्थ उसके पीछे पड़ गए? उसने गलती कर दी तो वही उसका फल भोगेगा। भीम ने कहा, मैं भला उसके पीछे क्यों पड़ूं? मेरा और उसका रिश्ता ही क्या? दोस्तों की मदद करनी चाहिए, तकलीफ़ों में सुखों में साथ साथ रहना चाहिए, शत्रुओं को दूर रखना चाहिए। गोपी ना ही हमारा दोस्त है ना ही दुश्मन, उसके बारे में सोचना भी बेकार है। भरत को अपनी कमी का एहसास हुआ। वह जान गया कि उन सबको उसने अपना समझा, जो उसके पास मदद के लिए आए थे, हमेशा उनके सुख दुख में भागीदार होने के लिए आगे आया और वे ही उसकी चिंता के कारण बन गए। उसने सोचा कि आगे से भीम के कहे अनुसार रहूं तो चिंताओं से दूर रहूंगा।